गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शिक्षा सप्तक में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री की बेसिक्स क्लास में आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स हम कैसे निकालते हैं। इसके पहले जो हम लोगों ने बेसिक में पढ़ा था वो पढ़ा था इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट से ही रिलेटेड ये टॉपिक है, क्योंकि दोनों एक साथ करते तो बहुत लेंदी हो जाता, इसलिए हम लोगों ने अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम लोग किसी भी सब्सटेंस या किसी भी रिएजेंट का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स या नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं। हम लोगों ने देखा था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो तो उसमें जितने भी रिएजेंट होंगे सबके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स सेम होते हैं। देखिए, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हमारे पास है, मान लीजिए N1A प्लस N2B N3C प्लस N4D, इस तरह की कोई भी केमिकल रिएक्शन है इसमें जितने भी सब्सटेंस हमको दिखेंगे सबके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स सेम होंगे। जितने भी रिएजेंट दिखेंगे सबके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स सेम होंगे। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ए इक्वल होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बी इक्वल होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सी, ये इक्वल होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ डी। तो इस केमिकल रिएक्शन में जितने भी सब्सटेंस दिखे ए बी सी और डी, तो सबके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आपको सेम होंगे। ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं आगे। आप देखिए, अगर आपके पास कोई कंपाउंड है, अगर हमारे पास कोई कंपाउंड दिया गया है MXNY, ये कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड का जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होगा वो इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे सबके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के सेम होगा। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ MXNY इक्वल होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ M इक्वल होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ N। ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी। अब हम लोग सीखेंगे आज कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे अब कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स, इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं ये हम लोगों को सीखना है। अब हम लोगों ने जब इक्विवेलेंट वेट सीखा था तो उसमें हमने सब सारे सब्सटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। अब यहां पर जब हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालना सीखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो हमारा रिएजेंट है या जो जिस सब्सटेंस का हमको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालना है वो है कैसा, क्या दिया गया है उसका, उस हिसाब से हम वहां नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को निकालेंगे। अगर वेट दिया गया है तब हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे। किसी सब्सटेंस या किसी रिएजेंट का वेट दिया गया है तब हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स या नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं। अगर हमको किसी सब्सटेंस का वॉल्यूम दिया गया है या किसी रिएजेंट का वॉल्यूम दिया गया है और हमसे कह रहा है कि आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इसका बता दीजिए, तो फिर हम कैसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स उसका निकालेंगे। अगर हमको वॉल्यूम दे दिया गया, प्रेशर दे दिया गया, टेम्परेचर दे दिया गया और कहा गया कि इस सब्सटेंस जो सब्सटेंस है उसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आप निकाल दीजिए। आगे अगर ये कुछ कंसंट्रेशन टर्म दे दे, जैसे नॉर्मलिटी दे दे, मोलरिटी दे दे और हमसे कहे कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ रिएजेंट या सब्सटेंस का निकाल दीजिए, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हम लोग निकालने के लिए ये देखते हैं कि जो हमारा रिएजेंट है वो है किस फॉर्म में।
वेट के फॉर्म में है या वॉल्यूम के फॉर्म में है, उसका प्रेशर, टेम्परेचर या वॉल्यूम दिया गया है, या फिर कंसंट्रेशन टर्म दिए गए हैं। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हम वेरियस फॉर्म में किस तरह से निकालते हैं। पहला देखते हैं कि अगर आपको किसी रिएजेंट का वेट दिया गया है तब आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हो। फर्स्ट, इफ weight of a reagent is given, अगर किसी रिएजेंट का आपको वेट दिया गया हो तब आप उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। वेट ग्राम में होना चाहिए, अगर किसी दूसरी यूनिट में है तो आप उसको ग्राम में चेंज करेंगे। किसी भी रिएजेंट का वेट मिल गया तो इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आपको निकालने हैं, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के लिए आप फार्मूला लिखेंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल हो जाएगा वेट जो दिया गया है अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट उस रिएजेंट का जिस रिएजेंट में आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ये फार्मूला आपको और कंफर्म होगा। मान लीजिए कि आपके पास 80 ग्राम NaOH है, 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आपसे पूछा जा रहा है कि इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आप बता दीजिए। इसमें जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है वो आप बता दीजिए। तब आप देखेंगे कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा सब्सटेंस है उसका क्या मालूम है हमको। हम लोगों ने देखा कि इसका वेट मालूम है हमको, तो वेट हमको मालूम है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। एट्टी ग्राम हमको इक्विवेलेंट वेट इसका चाहिए, तो हम वेट वाला फार्मूला, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स चाहिए तो हम वेट वाला फार्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का वेट वाला जो फार्मूला लगाएंगे तब लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट हमको चाहिए NaOH का, जिसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आप निकाल रहे हो। अब इक्विवेलेंट वेट आपको NaOH का चाहिए, तो इक्विवेलेंट वेट निकालना आपको सिखाया गया है। इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया गया कि अगर किसी कंपाउंड का आपको इक्विवेलेंट वेट चाहिए तो उस कंपाउंड के कैटायन या एनायन पे देखिए टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं। इसका हम लोग आयनाइजेशन करेंगे तो Na+1 OH -1, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज एनायन या कैटायन पे हो गया 1, तो बैलेंसी फैक्टर इसका 1 हो गया। तो इक्विवेलेंट वेट जब आप इसका निकालेंगे तो इक्विवेलेंट वेट NaOH का जब आप निकालोगे तो NaOH का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, मतलब टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैटायन और एनायन, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज आपका 1 है। अब आप मॉलिक्यूलर वेट निकालना जानते हो। सोडियम जो है इसका एटॉमिक वेट होता है 23, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1। अब आप इसको टोटल कर लेंगे NaOH के लिए। NaOH के लिए 23 प्लस 16 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 40। तो मॉलिक्यूलर वेट जो आ गया NaOH का सोडियम हाइड्रोक्साइड का वो आपको मिल गया 40। तो 40 आपको इसका मॉलिक्यूलर वेट मिल गया, 1 इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया, तो इक्विवेलेंट वेट इसका हो गया 40। अब हम इक्विवेलेंट वेट को इस फार्मूले में पुट कर देंगे, हमको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट NaOH के लिए
हो जाएगा वेट आपको दिया गया 80 ग्राम अपान इक्विवेलेंट वेट आपने निकाला 40, 80 को आप 40 से डिवाइड कर देंगे, आपका हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू हो गया 2। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स रहा वो हो गया 2। इसी तरह से किसी भी सब्सटेंस या रिएजेंट का वेट दिया गया हो तो वेट को आप ग्राम में कन्वर्ट करें और अपना फार्मूला आप लगाएं और आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मिल जाएंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आपको मिल जाएंगे। अब दूसरी चीज हम लोग देखते हैं कि अगर हमको जो रिएजेंट दिया गया है वह रिएजेंट कोई गैस हो उसका वॉल्यूम दिया गया हो या कुछ भी हो, कोई भी रिएजेंट दिया गया उसका वॉल्यूम दिया गया हो, ये वॉल्यूम ऑफ ए रिएजेंट मान लीजिए वॉल्यूम दिया गया है, रिएजेंट आपका गैस है और आपको वॉल्यूम दे दिया गया। अब आपका से कहा गया कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आप फाइंड कर दीजिए। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए जो आप फार्मूला लगाएंगे अब की बार वो लगाएंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू वॉल्यूम लीटर में अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन इक्विवेलेंट रिएजेंट्स। जो आपका रिएजेंट है उसके एक इक्विवेलेंट का जो आपका वॉल्यूम है वो कितना होगा वो आपको बताना है। रिएजेंट आपका गैस है तो गैस लिख दीजिएगा, मेनली गैस ही आएगा वॉल्यूम के लिए। तो यहां फार्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल टू वॉल्यूम लीटर में अपन वॉल्यूम ऑफ वन इक्विवेलेंट गैस। तो जो भी रिएजेंट आपको दिया गया है जिसका भी वॉल्यूम आपको दिया गया है उसके एक इक्विवेलेंट में का वॉल्यूम कितना होगा उससे अगर आप टोटल वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मिल जाएगा। अब हमको ये पता करना है कि एक इक्विवेलेंट में कितना वॉल्यूम होगा, ये हम कैसे निकालेंगे। किसी भी रिएजेंट या किसी भी गैस के एक इक्विवेलेंट का वॉल्यूम कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए हम लोग सीखते हैं एक दो को, फिर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस है। अब इसके एक इक्विवेलेंट का वॉल्यूम हम लोग देखते हैं कि इसके एक इक्विवेलेंट का वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि 1 मोल जो ऑक्सीजन है उसका वेट होगा 32 ग्राम। मोल तो आपको पढ़ा दिया गया ना, आप समझ जाएंगे कि 1 मोल O2 का वेट आपको मिल जाएगा 32 ग्राम। मोल का आप फार्मूला लिखेंगे, मोल नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट ग्राम में अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का वेट हो जाएगा 32 और मोल संख्या है 1, तो वेट आपको मिल जाएगा 32 ग्राम। तो 1 मोल O2 का जो वेट आपको मिलेगा वो मिलेगा 32 ग्राम। अब आप जानते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है ये जनरली -2 चार्ज होता है, तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट आता है वो आता है इसके एटॉमिक वेट को नंबर ऑफ चार्ज से आप डिवाइड कर देते हैं जनरली। तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट आता है वो होता है 8। लेकिन ऑक्सीजन अगर पेरोक्साइड नेचर में है तो 16 हो जाता है, क्योंकि तब इस पर फॉर्मल चार्ज आता है -1। अब हम लोग देखेंगे कि एक इक्विवेलेंट वेट जो होगा ऑक्सीजन का
उसमें नंबर आप उसका वेट कितना होगा 8 ग्राम। तो अब हम एक इक्विवेलेंट ऑक्सीजन के वेट से अगर 1 मोल ऑक्सीजन के वेट को डिवाइड कर दें तो हमको मालूम हो जाएगा कि 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑक्सीजन के हैं। तो हम लोग इसको डिवाइड कर दें 8 से तो 32/8, तो ये हो गया आपका 4 इक्विवेलेंट ऑक्सीजन के हो गए, 4 इक्विवेलेंट ऑक्सीजन के हो गए 1 मोल ऑक्सीजन में। अब 1 मोल ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर। ये बराबर होगा 4 इक्विवेलेंट ऑक्सीजन के। अब एक इक्विवेलेंट ऑक्सीजन का वॉल्यूम यहां से आपको निकल जाएगा। एक इक्विवेलेंट ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम निकलेगा वो निकलेगा 22.4/4 लीटर। तो 1 इक्विवेलेंट ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम निकला वो निकला 5.6 लीटर। ये कहानी आपको समझ में आ गई कि हम लोग कैसे निकालते हैं कि एक इक्विवेलेंट गैस का वॉल्यूम कितना है। हम लोग 1 मोल गैस के का जो मास है उससे हम रिलेट कर देते हैं। 1 मोल गैस के मास में उसके कितने इक्विवेलेंट का मास होगा। और 1 मोल गैस जो होगा उसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। तो इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को हम इसके वॉल्यूम से रिलेट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कितने नंबर ऑफ एक नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स में कितना आयतन होता है किसी गैस का। दूसरा एक देखते हैं और कंफर्म होगा आपको। अब हम लोग हाइड्रोजन का देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन गैस है अब इसके एक इक्विवेलेंट का वॉल्यूम आपसे पूछा जा रहा है। इक्विवेलेंट हाइड्रोजन 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम आपसे पूछा जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि हम निकालेंगे कैसे। हम लोगों ने कहा कि इसका पहले मोलर मास देख लेंगे और उसको रिलेट कर देंगे कि इसके इक्विवेलेंट जो मास होगा इसका वो किस तरह से उसमें रिलेट होगा। तो हम लोग देखेंगे कि 1 मोल जो H2 गैस है ये इसका जो मास होगा वो 2 ग्राम होगा, 2 ग्राम होगा। और हम लोगों ने ये देखा था कि इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट मास जो निकलता था हाइड्रोजन का वो निकलता था 1, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस पर कितना होता था 1 होता था। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता था। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज से इसको डिवाइड करते थे। इसका जो इक्विवेलेंट मास निकलता था वो आपका निकलता था 1, तो 1 ग्राम इसका इक्विवेलेंट मास हो गया। अब हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट मास से 1 मोल हाइड्रोजन के मास को हम डिवाइड कर दें तो हमको मालूम हो जाएगा कि इसमें कितना इक्विवेलेंट हाइड्रोजन उपस्थित है। तो 1 से हम इसको डिवाइड अगर कर देंगे तो हमको मालूम हो जाएगा इतना इक्विवेलेंट हाइड्रोजन गैस है। तो 1 मोल हाइड्रोजन में 2 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है। अब 1 मोल हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर होगा। हम लोग ये जानते हैं कि 1 मोल कोई भी सब्सटेंस हो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है।
4 लीटर इक्वल हो जाएगा 2 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन गैस। तो 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम हो जाएगा 11.2 लीटर। अब आप ये सीख गए कि अगर ऑक्सीजन का कि वो एक इक्विवेलेंट का वॉल्यूम आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे कि ऑक्सीजन के एक इक्विवेलेंट का वॉल्यूम होता है 5.6 लीटर, और हाइड्रोजन के एक इक्विवेलेंट का वॉल्यूम अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि हाइड्रोजन के एक इक्विवेलेंट का वॉल्यूम होता है 11.2 लीटर। इसी तरह से आप क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, फ्लोरीन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड का, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये जितनी भी गैसें हैं सबके एक इक्विवेलेंट का आयतन अगर आप निकालेंगे तो 11.2 लीटर ही आएगा। तो इनके जितने भी एक इक्विवेलेंट का जब आप वॉल्यूम निकालेंगे 1 इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा इनका 11.2 लीटर। इनके एक इक्विवेलेंट का वॉल्यूम 11.2 लीटर ही आएगा। आप देख लीजिएगा जैसे हम लोगों ने किया था वैसे ही होगा इसमें। एक चीज और याद रखिएगा, अमोनिया। अमोनिया अगर है तो इसके एक इक्विवेलेंट का जो आयतन होता है वो होता है 22.4 लीटर। अमोनिया के एक इक्विवेलेंट का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 22.4 लीटर। इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि कोई भी गैस आपको दी गई हो तो उसके एक इक्विवेलेंट का अगर आपको वॉल्यूम निकालना हो तब आप एक इक्विवेलेंट का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। ऑक्सीजन है तो 5.6 लीटर, इन केस ऑफ पेरोक्साइड 11.2 लीटर, ठीक। और जब आप और देखेंगे हाइड्रोजन का तो एक इक्विवेलेंट में उसके आपके मिलेंगे 11.2 लीटर। इसी तरह से हाइड्रोजन के जितने भी गैसें हैं सब, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जितने भी 2 चार्ज की गैसें हैं सबका जो वॉल्यूम मिलेगा 11.2 लीटर। अमोनिया के केस में याद रखिएगा कि एक इक्विवेलेंट अमोनिया का जो वॉल्यूम निकलेगा वो 22.4 लीटर। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि 11.2 लीटर ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने होंगे। 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आप बता दीजिए कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने होंगे। तो हम लोग देखेंगे कि वॉल्यूम दिया गया है इस गैसियस सब्सटेंस का, हम वॉल्यूम वाला फार्मूला डालेंगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम लीटर में अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 इक्विवेलेंट। गैस, जो भी गैस है उसके एक इक्विवेलेंट का आयतन कितना होगा। तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन गैस है, उसका वॉल्यूम आपको दिया गया है 11.2 लीटर, और ऑक्सीजन के एक इक्विवेलेंट का वॉल्यूम आपने देखा था कि 5.6 लीटर। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकले यहां पर 2। तो 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस में जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आपको निकलेगा वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आपका निकलेगा 2। इसी तरह से कोई भी गैस आपको दे दी जाएगी और उसका वॉल्यूम दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आप बता दीजिए।
तीसरे स्टेप में हम लोग चलते हैं। 2 स्टेप हम लोगों ने सीख लिया कि अगर किसी सब्सटेंस या किसी रिएजेंट का वेट दिया गया हो तब आप उसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकाल रहे हो। किसी गैसियस मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, उसका आपको वॉल्यूम दिया गया है, तो आप उसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे। अब मान लीजिए कि कोई भी सब्सटेंस है, कोई रिएजेंट है, उसका वॉल्यूम दिया गया, वॉल्यूम दिया गया लीटर में, अगर नहीं होगा तो चेंज कर लीजिएगा। टेम्परेचर आपको दिया गया तो टेम्परेचर को आप केल्विन में कर लीजिएगा। किसमें, किसी में भी दे दिया गया, टेम्परेचर आपको लिखना होगा केल्विन में, टेम्परेचर दे दिया गया और आपको प्रेशर दे दिया गया। एटीएम में आप प्रेशर ले लीजिएगा। और आपसे कहा रहा है कोई भी गैसियस सब्सटेंस है या कोई भी रिएजेंट है, उसकी 3 चीजें आपको दी गई, वॉल्यूम दे दिया गया, टेम्परेचर दे दिया गया, प्रेशर दे दिया गया। तो वॉल्यूम को आप चेंज कर लीजिएगा लीटर में, टेम्परेचर को चेंज कर लीजिएगा केल्विन में और प्रेशर एटीएम में होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप देखिएगा। और इसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आपको पूछा जा रहा है कि जो रिएजेंट का ये सब दिया है उसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आप बता दीजिए, उसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आप बता दीजिए। तो इसके लिए आप फार्मूला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल टू पीवी अपॉन आरटी पीवी अपॉन आरटी इंटू अब आप याद करो कि हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, वैलेंसी फैक्टर। याद है आपको? एक चीज हम लोगों ने पढ़ा था, वैलेंसी फैक्टर पढ़ा था। वैलेंसी फैक्टर में हम लोगों ने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की बात की थी 1 मोल में, है ना। तो हम लोग यहां पर देख लेंगे कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कौन होगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इन 1 मोल, जो भी सब्सटेंस या रिएजेंट आपका होगा, गैस या कुछ भी होगा, उसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स 1 मोल का कितना है, 1 मोल का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितना है, ये फार्मूला याद रखिएगा। अगर आपको कोई गैसियस सब्सटेंस दिया है या कोई भी सब्सटेंस दिया है, कोई रिएजेंट दिया है, उसका वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया है और प्रेशर दिया है, तो वॉल्यूम को आपको लेना है लीटर में, टेम्परेचर को लेना है केल्विन में और प्रेशर को लेना है एटीएम में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आपको निकालने होंगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के लिए आप फार्मूला डालेंगे पीवी अपॉन आरटी इंटू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इन 1 मोल गैस या रिएजेंट जो भी होगा, कि 1 मोल रिएजेंट में कितने इक्विवेलेंट्स हैं। अब इसके लिए आप देखें, इसके लिए देखें कि 1 मोल जो रिएजेंट है, गैसियस सब्सटेंस है, उसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आप कैसे निकालते हैं। अभी हम लोगों ने ऑक्सीजन में देखा था, 1 मोल ऑक्सीजन जब हम लोगों ने लिया था उसमें 4 इक्विवेलेंट ऑक्सीजन आया था, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इसमें कितना हो गया, 4। याद करें, हम लोगों ने 1 मोल हाइड्रोजन लिया था, वहां कितने इक्विवेलेंट आया था, 2 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन आया था, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2। इसी तरह से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सब में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना आया होगा, 2, क्योंकि सबके वॉल्यूम कितने हो गए थे, 11.2 लीटर। और अमोनिया की बात हम लोग अगर करते थे
तो वॉल्यूम कितना था 5.4 लीटर, मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितना रहा होगा 1 इक्विवेलेंट्स। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आप कैसे निकाल रहे हो। एक मोल में कितना इक्विवेलेंट है गैस, ये आप कैसे निकाल रहे हो। अब आपको एग्जाम्पल एक बताया जाए तो ये चीज आपको ज्यादा कंफर्म हो जाएगी। मान लीजिए कि अमोनिया गैस है NH3, ये गिवन है आपको। इसका वॉल्यूम आपको दिया गया है 2 लीटर, प्रेशर आपको दिया गया 0.90 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, और इसका टेम्परेचर आपको दिया गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपसे कहा गया कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आप बता दीजिए कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अमोनिया के कितने हैं। अब हम लोग फार्मूला जो यूज करेंगे, यहां देखेंगे हमको वॉल्यूम मालूम है लीटर में, प्रेशर मालूम है एटीएम में, टेम्परेचर हमारा सेंटीग्रेड में है तो केल्विन में बनाना है इसको, तो 273 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30 + 273 केल्विन हो जाएगा, 303 केल्विन हो गया। टेम्परेचर भी हमको केल्विन में मिल गया। अब हमको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स चाहिए, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के लिए हम लोग फार्मूला लिखेंगे PV/RT इंटू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ गैस इन 1 मोल ऑफ रिएजेंट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इन 1 मोल अमोनिया। 1 मोल अमोनिया में हम लोगों ने देखा था कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स 1 निकला था। PVT मालूम है, R नहीं मालूम है, तो R हमेशा याद रखिएगा। R का मान जो होगा 0.082, ये हमेशा R का मान रहेगा, ये कांस्टेंट है R, इसका मान हमेशा यहां पर 0.082 लीजिएगा। तो हम लोग फार्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल टू प्रेशर आपका है 0.90 इंटू वॉल्यूम आपका है 303 अपॉन R 0.082 इंटू T आपका B आपका 2 था, T आपका है 3 इंटू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स यहां से आपको निकल जाएंगे। आप कैलकुलेशन कर लीजिए। केमिकल कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो हमने जब आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो हमने कहा था कि नियर अबाउट कैलकुलेशन किया जाता है, एग्जैक्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं किया जाता। अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई रिएजेंट हो जिसका आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालना हो, उसका आपको वॉल्यूम दिया गया हो और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दिया गया हो, कंसंट्रेशन दिया हो और रिएजेंट जो है उसका वॉल्यूम दिया गया हो, मतलब आपको रिएजेंट है, कोई रिएजेंट है जिसका हमको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालना है, आपको वॉल्यूम दिया गया है इसका, और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दिया गया है,
और जो सॉल्यूशन दिया गया है उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दिया गया है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया गया है। अब कंसंट्रेशन देखिए दो तरह से दिए जाएंगे सॉल्यूशन के, या तो आपको नॉर्मेलिटी दी जाएगी n, या आपको मोलरिटी दी जाएगी m। ठीक, अब नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का जब बेसिक्स हम पढ़ेंगे, अलग से इसको पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग नॉर्मेलिटी और मोलरिटी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यहां पर हम लोग समझते हैं क्या होता है। 1 लीटर सॉल्यूशन में जो ग्राम इक्विवेलेंट उपस्थित होता है, जो ग्राम इक्विवेलेंट उपस्थित होता है, जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट उपस्थित होते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, वह कहलाती है नॉर्मेलिटी उस सॉल्यूशन की। और 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी रिएजेंट का जो नंबर ऑफ मोल उपस्थित होता है वह कहलाता है उसकी मोलरिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी सब्सटेंस का जो नंबर ऑफ मोल उपस्थित होगा वो होगा उसकी मोलरिटी। और 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी सब्सटेंस के जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स उपस्थित होंगे या ग्राम इक्विवेलेंट्स उपस्थित होंगे वो कहलाते हैं उसकी नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी अगर आपको दी गई है और वॉल्यूम आपको दिया गया है, वॉल्यूम लीटर में रहेगा, तब आप लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल टू वॉल्यूम इंटू नॉर्मेलिटी, वॉल्यूम लीटर में इंटू नॉर्मेलिटी। अगर वॉल्यूम आप मिलीलीटर में कर देंगे तब आपको नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स मिल जाएंगे, और सॉल्यूशन में हम लोग जनरली मिली इक्विवेलेंट्स का ही यूज कर देते हैं। ये आपका लीटर में है। अब नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स अगर हम यहां यूज करेंगे तो वॉल्यूम आपका ml में होगा और नॉर्मेलिटी वाला टर्म से आप गुणा करेंगे। अगर आपको मोलरिटी दी गई हो तब मोलरिटी को आप चेंज करेंगे पहले नॉर्मेलिटी में, फिर आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि मोलरिटी को हम नॉर्मेलिटी में चेंज कैसे करते हैं। मोलरिटी को नॉर्मेलिटी में चेंज कैसे करते हैं। वैलेंसी फैक्टर आपको याद है, जिससे हम लोग डिवाइड करते थे इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए। उस वैलेंसी फैक्टर को, अगर किसी सब्सटेंस के वैलेंसी फैक्टर को या जो उसके मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट को रिलेट करता है वही वैलेंसी फैक्टर होता है, उसको अगर हम मोलरिटी से गुणा कर दें तो सब्सटेंस की नॉर्मेलिटी मिल जाएगी। तो n बराबर हो जाएगा, अगर हम मोलरिटी को x से गुणा कर दें, और x क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर जिसको हम बोलते हैं। मतलब वह टर्म जो मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट को रिलेट करता है। जो मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट को जो टर्म रिलेट करता है उसे हम लोग वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। या सीधा सीधा जानिए कि इक्विवेलेंट वेट निकालते समय नीचे जो आता है वैलेंसी फैक्टर में वही x है। इसी से अगर आप मोलरता को गुणा कर देंगे तो उस सॉल्यूशन उस बिलियन की नॉर्मलता आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन करते हैं, चीजें आपको कंफर्म हो जाएंगी। अब मान लीजिए कि 100 ml (0.5) ऐसे दिया गया है किसी सॉल्यूशन का। 100 मिलियन आप
0.5 NH2SO4। मतलब ये जो H2SO4 है ये 100 ml है, इसका वॉल्यूम 100 ml है, और जिस सॉल्यूशन में उपस्थित है उस सॉल्यूशन की नॉर्मलता जो है वो 0.5 है। अब आपसे कहा जा रहा है कि H2SO4 का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितना होगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 बता दीजिए। H2SO4 का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आप बता दीजिए। तो आप यहां देखेंगे कि इसका वॉल्यूम दिया गया है मिलीलीटर में है, तो आपको मिली इक्विवेलेंट आएगा। सॉरी, ये आपका इक्विवेलेंट नहीं, मिली इक्विवेलेंट निकलेगा, क्योंकि ये आपका वॉल्यूम मिलीलीटर में, अगर लीटर में होता तो इक्विवेलेंट निकलता। तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट H2SO4 का हम बताएंगे इनको। वॉल्यूम H2SO4 का आपको मालूम हो गया 100 ml, इसकी नॉर्मलिटी आपको मालूम है 0.5, तो सीधे सीधे नॉर्मलिटी को वॉल्यूम से गुणा कर देंगे तो हमको नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स H2SO4 का इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम मिलीलीटर में 100 इंटू नॉर्मलिटी 0.5, मतलब 1/2, तो ये हो गया 50। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो मिल गए हमको H2SO4 के, वह मिल गए 50। कब? जब 100 ml 0.5 H2SO4 का सोल्यूशन हमको मालूम था। मतलब ऐसा सोल्यूशन मालूम था H2SO4 का जहां सोल्यूशन की सांद्रता जो थी, कंसंट्रेशन जो था, वो 0.5 था, और H2SO4 का जो वॉल्यूम दिया गया था वह दिया गया था 100 ml। अब मान लीजिए कि दूसरा कोई क्वेश्चन दिया जाए और यहां पर आपको 1 लीटर ऑफ 0.5 MnAOH दिया हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, सोल्यूशन का कंसंट्रेशन 0.5 मोलर है, और NaOH का वॉल्यूम जो है वो है 1 लीटर। अब आपसे कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स NaOH का आप बता दीजिए। NaOH का नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स बता दीजिए। तो आप जैसे ही कंसंट्रेशन टर्म देखेंगे आप तुरंत नॉर्मलिटी खोजेंगे। नॉर्मलिटी है नहीं, मोलरिटी है, तो आप मोलरिटी को चेंज करेंगे नॉर्मलिटी में। फार्मूला आपको मिलेगा N इक्वल टू M इंटू एक्स। M आपको मालूम है 0.5, एक्स आप कहेंगे कि बैलेंसी फैक्टर है किसका, NaOH का, इसको यहां ले आएंगे। कंपाउंड है, आयनाइजेशन करेंगे, Na+1 OH-1। कैटायन या एनायन पे नंबर ऑफ चार्ज देखेंगे, नंबर ऑफ चार्ज 1 है, तो बैलेंसी फैक्टर यक्स से यहां क्या मिलेगा 1। यहां बैलेंसी फैक्टर नंबर ऑफ यक्स क्या मिलेगा 1, तो 1 से आप गुणा कर देंगे, तो यहां नॉर्मलिटी भी आपकी हो गई 0.5। नॉर्मलिटी आपकी 0.5 हो गई तो सीधा आप अपना फार्मूला यूज कर देंगे। आप लिखेंगे नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स इक्वल टू वॉल्यूम ml में इंटू नॉर्मलिटी। वॉल्यूम लीटर में आपका है 1 लीटर, ml में करेंगे 1000 ml हो जाएगा, इंटू नॉर्मलिटी है आपकी 0.5, मतलब 1/2, तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स आपका आ गया 500। इस तरह से आज हम लोगों ने सीखा कि हम
किसी भी रिएजेंट या किसी भी सब्सटेंस का किसी भी केमिकल प्रोसेस या किसी भी केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स या नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स कैसे निकाल सकते हैं। इसके पहले हम लोगों ने सीखा था इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाल सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि कंसंट्रेशन टर्म क्या होते हैं। तो देखिए बेसिक जो होता है, बेसिक हम लोग लगभग पढ़ चुके हैं। तो बेसिक किसी भी सब्जेक्ट का बहुत जरूरी होती है, वह उस सब्जेक्ट की आत्मा होती है बेसिक। अगर बेसिक है तब आप कितने भी एडवांस लेवल पे उसको अप्लाई कर सकते हैं, आप कितने भी एडवांस लेवल पे जाके किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बेसिक ही नहीं कंफर्म है, बेसिक मजबूत नहीं है, तब आप अपनी तैयारी को एडवांस लेवल पे नहीं ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप बेसिक को कंफर्म कीजिए। जितनी भी बेसिक आपको चैनल पे पढ़ी हैं सब आप देखिए आराम से, और बेसिक आप कंफर्म कीजिए, फिर आप किसी भी सब्जेक्ट को आराम से तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।